नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार था बिस्कोहर की माटी पाठ का। तो आज पढ़ने जा रहे हैं बिस्कोहर की माटी कक्षा 12वीं के लिए। जैसे कि इसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर जगह का नाम है और वहाँ की मिट्टी की खूबसूरती, वहाँ के ग्रामीण परिवेश की खूबसूरती इस पाठ में लेखक ने उकेरी है। लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपनी आत्मकथा नंगा तलाई गांव में जिस गांव की खूबसूरती का जिक्र किया है उसी का वर्णन इस पाठ में है। यदि आपसे पूछा जाए बिस्कोहर की माटी पाठ का सारांश लिखिए अथवा उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या आत्मकथा में लेखक ने ग्रामीण जीवन की किन बातों का उल्लेख किया है, तो इन सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर होगा पाठ बिस्कोहर की माटी में लेखक ने अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी हुई यादों का वर्णन किया है। इस पाठ को पढ़ने के दौरान हमें ऐसा लगेगा कि हम बिस्कोहर उनके गांव में ही घूम आए हो। तो आइए पढ़ते हैं उनकी आत्मकथा बिस्कोहर की माटी। आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जहां भी बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा है उन पर कोई न कोई प्रश्न अवश्य बनता है। तो इन पंक्तियों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। कोया क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यह एक जल पुष्प है। इसे कुमुद या कोका बेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ कहीं भी पानी एकत्रित होता है कोया वहाँ पर अपने आप फूल जाता है, अर्थात ये फूल अपने आप वहाँ उग जाता है। शरद की चांदनी में कोया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। संपूर्ण उत्तर भारत में रेलवे ट्रैक की दोनों ओर इसे देखा जा सकता है। इसकी गंध अत्यंत मादक होती है। गंध अर्थात इसमें से जो स्मेल आती है वो मादक होती है, नशा पैदा करने वाली होती है। बरसात आने पर प्रकृति, पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। उमस के कारण मछलियां मरने लगती है। पहली बारिश में दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। ग्रामीण लोगों का आज भी मानना है कि पहली बारिश अच्छी होती है, जिसमें नहाने से दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि ठीक हो जाते हैं। मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर तो लगता था, लेखक कहते हैं, साथ ही रोमांच भी होता था, अर्थात एक अलग तरह का आकर्षण होता था सांपों के प्रति। डोडहा और मजगिदवा विषहीन होते हैं। सांपों का जिक्र इस पाठ में हुआ है। इन सांपों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी चाहिए कि डोडहा जो है वो वामन जाति का सांप कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह विषहीन है, उसमें विष नहीं है, वह किसी को काटता है तो मरता नहीं है उससे इंसान, और इसीलिए इसे मारा नहीं जाता। यही कारण है कि इसे वामन जाति का अर्थात ब्राह्मण सांप कहा जाता है। घासिन भी विषहीन है। कड़ाई, भटीहा तथा गेहून खतरनाक है। गेहून जो सांप है वो खतरनाक है। गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। सांपों को वे रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। आगे वे फूलों की बातें करते हुए लेखक कहते हैं कि केवल गंध तक फूलों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसमें दवा के भी औषधीय गुण होते हैं। इस पर भी प्रश्न आता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। पंक्ति के आधार पर जिन फूलों का जिक्र पाठ में हुआ है औषधि के रूप में, उनका उल्लेख कीजिए। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं गांव में कई रोगों का इलाज फूलों के द्वारा किया जाता है। फूल की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध भी जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। आम के फूल कई रोगों का उपचार करने में काम आते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि सब्जियों के भी फूल होते हैं। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकैया, अमरूद, कदम, बैंगन आदि। इनके अलावा फूल दवा भी करते हैं। भरभंडा नामक फूल का जिक्र करते हुए वे कहते हैं पीली तितली जैसे दिखने वाले इस फूल को आँख आने पर उनकी माँ इसका रस निचोड़कर आँख में डाल दिया करती थी। आगे वे कहते हैं कि बचपन में इन सब फूलों को हमने सूखा है, चखा है, कान में यहाँ पर खोसा है,
गुड़हल के फूल को देवी का फूल माना जाता था। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रख दिए जाते थे। बेर के फूल की गंध मादक होती थी। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैये का डंक झड़ जाता था। अब ये बर्रे ततैया क्या है? मधुमक्खी की तरह जो कीट होते हैं जिनके काटने से सूजन आ जाती है, इस पर अगर बेर का फूल उसे सुंघा दिए जाए रोगी को, तो इसका डंक झड़ जाता है, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो दूर हो जाता है। आगे लेखक गर्मियों के मौसम में ग्रामीण लोग लू से अपने आप को कैसे बचाते हैं उसका उल्लेख करते हैं। इस पर भी प्रश्न बनता है, तो आपको ये ध्यान से समझना है कि गर्मियों की दोपहर में लेखक जब घर से बाहर जाते थे तो लू ना लग जाए, इसके लिए उनकी माँ धोती या कमीज में प्याज बांध देती थी और लू लगने पर कच्चे आम का पना पिलाया जाता था। कच्चे आम का पना आप लोग भी पीते होंगे, है ना? तो आम को भूनकर या उबाल कर या उसमें गुड़ या चीनी डालकर उसका शरबत भी पिया जाता है। उसे देह पर लेपा भी जाता है और आम से, उबले हुए आम से नहाया भी जाता है, सिर भी धोया जाता है। ये सारे उपाय हैं गर्मियों में लू से बचने के। अर्थात जब कड़कती लू चल रही हो उस समय अगर लू लग जाए, बीमार हो जाए, तो ये सारे घरेलू उपाय काम आते हैं। लेखक कहते हैं कि माँ का बच्चे से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, बच्चे के साथ सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। अर्थात जब गोद में उठाकर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो सिर्फ दूध ही नहीं पीता बच्चा, बच्चा माँ के संपर्क के सुख को भी भोग रहा होता है। जैसे वो सिर्फ दूध नहीं, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है, उसका चरित्र विकसित होता है, वो एक अच्छा बच्चा बनता है जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चा सुबकता है अर्थात रोता है, माँ को मारता भी है कभी कभी, फिर कभी कभी माँ भी उसे मार देती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपका रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता रहता है, अर्थात माँ को छूने का सुख, माँ की खुशबू का सुख उसे अच्छा लगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है। टीसता है शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात हर चीज को अपने मसूड़ों से काटने की कोशिश करता है। गांव में आज भी ऐसा होता है कि लोग छत पर चारपाई बिछाकर सोते हैं, आंगन में सोते हैं। तो चांदनी रात में खटिया पर लेटकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ चांदनी के आनंद को भी महसूस करता है। अर्थात चांदनी माँ के समान ही उसे आनंद, शीतलता और ममता देती है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना है, यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। बिस्नात पर बड़ा अत्याचार हो गया। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्नात पर क्या अत्याचार हो गया? बेचारा बिस्नात, मतलब खुद लेखक विश्वनाथ को यहाँ बिस्नात कहा गया है ग्रामीण भाषा में। बेचारे बिस्नात अभी छोटे ही थे, 3 साल के, और माँ का दूध पीते थे, तभी उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। अब बिस्नात का दूध छूट गया, वह दूध कटहा हो गया, अर्थात उनका दूध छूट गया। उसका छोटा भाई माँ की गोद में हुमक हुमक कर दूध पीता और बेचारे बिस्नात को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता। बिस्नात को उनके 3 साल के होने तक उनकी पड़ोस की एक दाई, कसेरिन दाई, उन्होंने पाला। यहाँ पर लेखक को अपनी माँ के साथ बतख की माँ याद आ जाती है। तो बतखों को उन्होंने छोटे होते हुए बड़े पास से देखा है, कैसे बतख अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसका यहाँ पर जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि दिलशाद गार्डन में मैंने बतखों को भी देखा है। बतख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बतख को कई अंडों को सेते हुए देखा है। सेना मतलब जब पंख फुलाकर पक्षी अपने अंडों पर बैठते हैं, उन्हें गर्मी देते हैं, तभी उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी अंडों को गर्मी देने की और उसमें से बच्चों के बाहर आने की, इसे कहते हैं अंडों को सेना। लेखक को बत्तख की माँ अपनी माँ के समान दिखाई देती है। यहाँ पर उसमें कई सारी समानताएं उन्हें दिखाई देती है। जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़र से बचाए रखती है, अपनी पैनी चोंच से बड़ी सार्थकता
अपनी पैनी चोंच से बड़ी सार्थकता, अपनी पैनी चोंच से बड़ी सार्थकता, माफ कीजिएगा ये गलत प्रिंट है, सार्थकता नहीं सतर्कता, सतर्कता, सतर्कता मतलब बड़े अलर्ट होकर। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं अपनी पैनी चोंच से, पैनी यानी शार्प, अपनी पैनी चोंच से बड़ी सतर्कता से, मतलब बड़े ध्यान पूर्वक वो कोमलता से अपने अंडों को अलटती पलटती है और अपने पंखों के अंदर छुपा लेती है। उसकी निगाह हमेशा कौवे पर है। उसी प्रकार मानव शिशु की माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबत को भाप कर उनकी रक्षा करती है। बिस्नात को अपने माँ के पेट की गंध हल्दी मिली पूड़ी की गंध के समान लगती है। वे पिता के कुर्ते को भी जरूर सूंघते थे, उसमें से आने वाली पसीने की गंध भी उन्हें अच्छी लगती थी। आप सोचोगे ये कैसी बातें लेखक ने की है, ये सभी के साथ होता है। और शायद आपको भी अपनी दादी, नानी या मम्मी की गंध याद होगी। उनसे जब आप गले मिलते हो तो आपको कैसी खुशबू उनके पास से आती है, उससे एक अपनापन होता है, एक प्यार होता है उस खुशबू के साथ। तो यहाँ पर इसी का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि पिताजी के कुर्ते से आने वाली गंध भी वो जरूर सूंघते थे, उसमें से आने वाली पसीने की गंध भी उन्हें अच्छी लगती थी। इस तरह लेखक कहते हैं सुगंध और संगीत दोनों में ऐसी ताकत है कि यह सेतु का काम करते हैं काल और इतिहास को पार करने में। अर्थात 10 साल बाद, 20 साल बाद भी उस संगीत को सुनकर हमें उस व्यक्ति की याद आ जाती है। जैसे नर्सरी राइम्स को सुनकर आपको अपनी टीचर की याद आ जाती होगी, नर्सरी के टीचर्स की, वैसे ही जो आपके खुशबू है, किसी खुशबू को सूंघकर भी आपको अपने किसी जानकार की, अपने रिश्तेदार की, अपने माँ की, अपनी दादी की, नानी की याद आ सकती है। बरसात की भीगी चांदनी को देखकर बिस्नात को बिस्कोहर की उस औरत की याद आ जाती है जिसे उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के घर में देखा था। वह उम्र में उनसे 10 वर्ष बड़ी थी। अब आजकल के ज़माने में जिसे आप क्रश कहते हो, उसी का जिक्र यहाँ लेखक ने किया है। लेखक बिस्नात त्रिपाठी जी कहते हैं कि मेरे गांव की उस औरत को मैंने अपने रिश्तेदार के घर देखा था जो कि उम्र में उनसे 10 वर्ष बड़ी थी। उसे देखते ही बिस्नात को लगा मानो बरसात की रात, चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। जूही की खुशबू के साथ उस औरत का जिक्र उनके दिल दिमाग में शामिल हो चुका था। जूही की खुशबू के साथ वे उस सुंदर स्त्री को भी अपने दिमाग में बिठा चुके थे। प्रकृति और नारी के बीच तुलना करते हुए लेखक लिखते हैं कि उस स्त्री को देखा तो लगा प्रकृति सजीव नारी बन गई हो। इस पर भी प्रश्न आता है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, लेखक को ऐसा कब लगा और क्यों? तो ये हुआ प्रकृति सजीव नारी कैसे बन गई। मानो उस जूही की लता की तरह वह सुंदर उन्हें लगने लगी। नारी और प्रकृति में क्या समानता है? तो यही समानता है कि नारी और प्रकृति दोनों ही मनुष्य को देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और दोनों ही में आकर्षण है, खूबसूरती है। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्य, जूही की लता, चांदनी की छटा, खुशबू, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में जैसे आ गई हो। उस स्त्री की शादी बिस्कोहर में हुई। कुछ हिम्मत बांधकर लेखक ने एक दिन उससे कहा, जय तुम्हें पाई जाई ते जरूर बोर आई जाई। अर्थात जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा। लेखक इस तरह से ये खूबसूरत वाक्य का जिक्र अपनी इस आत्मकथा में करते हैं। आगे वे कहते हैं कि संगीत सुनते हुए आज भी उस औरत की याद आती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आंखों में कैसी व्यथा लिए हुए वह मुझे दिखती है। अब वे छोटे थे, उन्हें पता नहीं था कि उसके साथ क्या तकलीफ है या दर्द है, लेकिन लेखक को उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता था। वह इंतज़ार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह हर एक कला के अवसाद के रूप में मौजूद है। अवसाद अर्थात दर्द। लेखक के लिए वह हर सुख दुख को जोड़ने का सेतु है। तो यहाँ पर लेखक ने गंध अर्थात स्मेल और संगीत का मानव जीवन से
रिश्ता होता है उसका उल्लेख किया है कि ये दो चीज़ें जो होती है हमें 10 साल पुराने 20 साल पुराने किसी व्यक्ति की याद दिला सकती है, परिस्थिति की भी याद दिलाती है। कई बार कोई गाना सुनकर हमें किसी एक व्यक्ति की याद आ जाती है। यही सब इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है। तो यहाँ पर हमारा पाठ हुआ पूरा और उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपको इसमें रुचि भी जागृत हुई होगी। इस पाठ से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा वीडियो के दौरान की जा चुकी है, तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।